अब हम बात करेंगे कि लोगों ने आंदोलन को कैसे लिया, जितने भी लोग इसमें शामिल हो रहे थे वो क्या सोच रहे थे इसके बारे में, उसके बारे में जानेंगे। तो देखिएगा, जब लोग इसमें शामिल हो रहे थे तो कोई ना कोई रीजन जरूर था जिसकी वजह से उनको कोई ना कोई प्रॉफिट दिख रहा था, जिसकी वजह से वो साथ में जुड़ रहे थे। तो सबसे पहले बात करेंगे किसानों के बारे में। किसके बारे में? किसान वर्ग। ठीक है, ये पॉइंट किसान वर्ग के ऊपर है। अगर पूछ लिया जाए तो आपको ये पॉइंट बना देना है, किसान वर्ग। अब देखिएगा, गांव के जितने भी किसान थे, चाहे संपन्न हो चाहे गरीब हो, सब मिलकर ये सोच रहे थे कि कुछ ना कुछ अच्छा जरूर होगा इस आंदोलन से। चाहे जैसे संपन्न वाले लोग सोच रहे थे कि अंग्रेजों से मुक्ति मिल जाएगी, गरीब लोग ये सोच रहे थे कि उनके जो पट्टे, जो खेतों के पट्टे हैं वगैरह, वो उनको मिल जाएंगे वापस, उनके जो खेत ले लिए गए वो वापस मिल जाएंगे, लगान में माफी मिल जाएगी, ऐसी सारी चीजें वो सोच रहे थे। ओके, तो गांवों में संपन्न किसान समुदाय में कुछ ही लोग थे, जिसमें गुजरात के पाटीदार, उत्तर प्रदेश के जाट आंदोलन में सक्रिय थे। यही कुछ लोग थे जो बराबर इस आंदोलन पे ध्यान लगाए बैठे थे, क्योंकि उनको लग रहा था कि आने वाले टाइम में कुछ फायदा हो जाएगा। बाकी किसानों को कोई लेना देना नहीं था। उनका मानना था कि हमें तो अपनी खेती जो है, हम जो कर रहे हैं वो हमें मिल जाए वापस खेत, और जितने भी लगान है वो माफ हो जाए। ओके, तो व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी और गिरती कीमतों से वो बहुत परेशान थे। कारण क्या है, देखिए, ये भी देखिएगा, जो संपन्न किसान थे वो एक ही कारण से साथ में जुड़े हुए थे कि अभी जो मैं बता रहा था ना, 1930 के आसपास के टाइम में जो है मंदी आ गई थी, उस मंदी से वो डर गए थे। तो व्यावसायिक फसलों की खेती करने के कारण व्यापार में मंदी हो गई और गिरती कीमतों से वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जब उनकी नकद आय खत्म होने लगी तो उनके लिए सरकारी लगान चुकाना नामुमकिन हो गया। अब जैसे खेती में बर्बादी हो जाएगी तो आप कहां से लाएंगे पैसा, कैसे आप अपनी जो है लगान है जो चुकता करेंगे? तो इसकी वजह से जो संपन्न किसान थे वो भी डरने लगे। ओके, अब उनके लिए जो सरकारी लगान चुकाना बहुत नामुमकिन हो गया था। सरकार लगान कम करने के लिए तैयार नहीं थी। अब सरकार का मीन क्या है, यहां पे है अंग्रेज। ठीक है, सरकार का मीन है अंग्रेज लोग। वो अभी भी उतना ही लगान ले रहे थे, जैसे मान लो 10% का लगान ले रहे थे तो वो अभी भी 10% का ले रहे हो। उनको कोई लेना देना नहीं था आपकी फसल खराब हुई है, घाटा लगा है, या पूरे वर्ल्ड में मंदी चल रही है। ओके, चारों तरफ असंतोष था, बहुत ज्यादा दिक्कतें चल रही थी। संपन्न किसानों ने सवर्ण अवज्ञा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया, क्योंकि उनको पता था कि अंग्रेज चले गए ना तो सब बागडोर अपने हाथों में है। उन्होंने अपने समुदाय को एकजुट करना शुरू किया। उन्होंने कहा, आओ भाइयों, जल्दी से इकट्ठा हो जाओ और ज्यादा, क्योंकि उनको सबको ना अच्छी अच्छी बातें सुनाई कि अगर ऐसा करेंगे तो हम लोगों का फायदा है, ये करेंगे तो इससे ये लोग इकट्ठा होने लगे, बहुत ज्यादा भीड़ आने लगी। ओके, कई बार अनिच्छुक सदस्यों को बहिष्कार के लिए मजबूर किया गया। अब देखिए, कुछ लोग कह रहे कि नहीं नहीं तुम भी करो, हमें तो कोई लेना देना नहीं है। तब क्या कर रहे थे, अब उनको डराया जा रहा था, धमकाया जा रहा था, फिर भी नहीं माने तो बोल रहे थे तुम्हें बहिष्कार कर दिया जाएगा, है ना, अकेले रहना फिर। तो इस वजह से वो भी डर के सामने आ गए। उनके लिए स्वराज की लड़ाई भारी लगान के खिलाफ लड़ाई थी, ये याद रखिएगा। स्वराज की लड़ाई, स्वराज का मतलब अपना राज, मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया था। तो स्वराज की लड़ाई उनके लिए क्या थी, बस एक लगान के खिलाफ एक लड़ाई थी जो एक बार खत्म हो जानी चाहिए थी। लेकिन जब 1931 में, जब 1931 की बात जैसे मैंने पिछली बार बता दिया था, लगानों के घटे बिना आंदोलन को वापस ले लिया गया गांधी जी के द्वारा, तब उनको बड़ी चोट लगी थी, है ना। उनको लगा था कि गांधी जी ऐसा कुछ जादू करेंगे कि हमारे जो है लगान सारे माफ हो जाएंगे, खेती में अपन वापस उस लेवल पे पहुंच जाएंगे। लेकिन गांधी जी का वो कहते हैं ना टाइम पीरियड ऐसा था कि वो उन्होंने 1931 में अपना जो है आंदोलन वापस ले लिया और इससे न किसी को फायदा हुआ, ठीक है, जिसकी वजह से किसान लोग वापस पीछे हट गए। ठीक है, तो लगानों में कोई भी किसी भी तरह का गिरावट नहीं देखी गई, जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा निराश हो गए। उसके बाद में 1932 में जो आंदोलन वापस स्टार्ट हुआ, उसमें बहुत से हिस्सों में किसानों ने आने से इनकार कर दिया। उनका पता था कि कुछ होना जाना तो है नहीं, हम मना खेती छोड़कर तो आ रहे हैं, फिर पीछे से जो है नुकसान तो पहले से ही हो रहा है और इस आंदोलन से जुड़ने के बाद में और टाइम खराब हो रहा है। ठीक है, तो किसान इस तरह से उनके साथ में थे। दूसरी बात, जो गरीब किसान थे उनके साथ क्या, देखो ये संपन्न किसानों की बात हो गई। अब बात करेंगे हम लोग गरीब किसानों के बारे में। अब गरीब किसान क्या चाहता था, उनके कुछ ही रूल्स हैं, मैं बता देता हूं। गरीब किसान का मानना था कि उनको जो एक खेत है जहां पर वो कहते हैं ना कि पैसे के हिसाब से काम कर रहे हैं, या किसी कहते हैं ना बंधुआ मजदूर के हिसाब से जहां काम कर रहे हैं, वो खेत उनको वापस मिल जाए, पहली बात।
दूसरी बात है कि जो उनके पट्टे हैं वो उनको वापस मिल जाए, ठीक है, जिसकी वजह से किसी ने अंगूठा ले लिया होगा उनसे, जबरदस्ती किसी की चीज के नुकसान हो रहा था उसकी वजह से, ठीक है। तो इस तरह से उनकी चीजें थी। नंबर थर्ड था कि जो लगान, जो भारी लगान ले रहे थे, चाहे अंग्रेज ले रहे हो चाहे जमींदार ले रहे हो, वो लगान में कटौती हो जाए, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, 4 चीजें ध्यान रखिएगा, खेत, पट्टे और लगान। अब नेक्स्ट चीज क्या थी, उनका यह मानना था कि जितना भी ये नुकसान हो रहा था जिसकी वजह से उन्होंने कर्जा लिया था वो उसमें माफी मिल जाए, है ना, कर्जे से मुक्ति मिल जाए। ये चीज जो है किसान, गरीब किसान देख रहे थे। संपन्न किसान का तो मैं बारे में बता दिया, गरीब किसान ये सारी चीजें अपने हिसाब से देख रहे थे ताकि उनके लिए ये थोड़ा फायदे का सौदा हो सके। अब ये सारी चीजें ये गरीब किसान किससे मांग रहे थे, ठीक है, ये आंदोलन से करवाना तो चाह रहे थे, लेकिन इनके ऊपर कौन हुआ करते थे, ये संपन्न किसान या जमींदार हुआ करते। ध्यान रखिएगा, इनके ऊपर कौन हुआ करते थे, इन लोगों के ऊपर हुआ करते थे जमींदार लोग, जिनसे ये खेती करवाते थे ये लोग, है ना, किसानों से ये खेती करवाते थे, जबरदस्ती बंधुआ मजदूर बना रहे थे, ये सारी चीजें ये कर रहे थे। अब ये चाह रहे थे गरीब किसान कि इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए, लेकिन कांग्रेस क्या चाह रही थी, कांग्रेस का मानना था कि ये जो लोग हैं ना, जमींदार लोग, ये उनको थोड़ा पैसा दे रहे हैं, उनको कांग्रेस को चलाने में एक हिम्मत दे रहे हैं, है ना। अगर कांग्रेस मानती है अगर मैं गरीबों की तरफ चला गया ना तो ये लोग हाथ छिटका देंगे, अगर इनकी तरफ जाते हैं तो गरीब लोगों का साथ कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी कांग्रेस चाह रही थी कि जमींदारों को हम लोग नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, जमींदारों को साथ में लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि पैसे की तंगी यही पूरा करेंगे। ओके, तो इस वजह से गरीब किसानों के जो है हाथ वहां पे बांध दिए गए और गरीब किसान इस आंदोलन में साथ में आने से इनकार कर दिया और बहुत कम तादाद में ये आए थे, ठीक है। तो कुछ लोगों ने आंदोलन में कैसे लिया, पहले किसानों की बात हुई, अब आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं व्यापारियों के बारे में। जो व्यापारी लोग थे वो क्या चाह रहे थे इस आंदोलन में, कैसे उनकी सोच थी उसके बारे में मानते हैं। अब देखिएगा कि जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उस समय जो बिजनेसमैन थे, जो भी व्यापारी थे, उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, बहुत बहुत ज्यादा फायदा हुआ था, ठीक है। उस मुनाफे की वजह से उन्होंने अलग अलग जगह इंडस्ट्री बना ली थी, अलग अलग जगह बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया था। इसी चक्कर में इंग्लैंड जो है भारत को उपनिवेश बना लिया था, जिसकी वजह से वहां के माल को इधर इधर पहुंचाना, ठीक है, कच्चे माल को यहां से निकाल लेना, ये सारी चीजें हो रही थी। उस वक्त यहां भारत में भी कुछ ऐसे लोग थे जो यहां पर बिजनेस करने के लिए आए थे और बहुत अच्छा सा सेटलमेंट कर लिया था। लेकिन मंदी का दौर होता है, वो किसी को नहीं देखता, किसी को नहीं बख्शता। तो उसने क्या किया, अब पूरे भारत में मंदी नहीं चल रही थी, पूरे विश्व में मंदी चल रही थी। अब पूरे वर्ल्ड में जब मंदी चल रही तो हर किसी को चोट तो पड़ेगी, थप्पड़ तो हर किसी को पड़ेगा। अब इन किसानों को लगा था, इन व्यापारियों को लगा था कि मंदी के चक्कर में थोड़ा सा नुकसान झेलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो गांधी जी कर रहे हैं ना उससे सारी दिक्कत हो सकती है। क्योंकि गांधी जी कह रहे हैं कि हम लोग क्या करेंगे, स्वदेशी अपनाएंगे, ठीक है, आपको बाहर से सामान नहीं लाना है। कुछ कुछ आंदोलन बड़े हो रहे थे जिसमें व्यापारियों को नुकसान हो रहा था, उसमें आयात और निर्यात की दिक्कत हो रही थी। याद रखिएगा ये वर्ड, आयात और निर्यात, ठीक है। आयात का मतलब बाहर से माल आना, याद रखिएगा, है ना। भारत है, मान लीजिए भारत है ना, चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं बना देता हूं, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, आयात का मतलब है बाहर से, विदेश से माल आना, जिससे क्या होगा, आप पैसे चुकाते हैं उसके बदले में। निर्यात का मतलब होता है यहां से बाहर जाना, यहां से बाहर से आपके पास क्या आएगा, पैसा आएगा, माल जाएगा, पैसा आएगा। आयात का मतलब पैसा जाएगा, माल आएगा, ठीक है। इस तरह की सिचुएशन चल रही थी। अब हुआ क्या था, जब गांधी जी आंदोलन कर रहे थे तो ये दोनों बिगड़ गए थे, आयात और निर्यात दोनों बिगड़ गए थे। लेकिन हो क्या रहा था, सिर्फ आयात ही होने की जो है चांसेस ज्यादा हो रहे थे। इससे किसानों को लगा कि यहां पे फटका लग सकता है, दिक्कत हो सकती है। तो उन्होंने साफ ये करना कोशिश करी कि यहां से अपना पैसा उठाकर वापस बाहर जाने की कोशिश करने लगे, है ना, याद रखिएगा। उसके बाद में उन्होंने कोशिश की कम्युनिकेशन करने की, कांग्रेस से कम्युनिकेशन करने की कोशिश की। तो उनको ये मानना हुआ कि चलो हम लोग आपका साथ देते हैं, गांधी जी से या कांग्रेस से किसी भी
कहते हैं ना नेता से उनसे बात हुई तो उन्होंने बोला कि चलो स्वदेशी ही अपना लेते हैं, है ना, यहाँ की चीज़ें ही अपना लेते हैं, बाहर की चीज़ें नहीं लाएंगे, जिसकी वजह से अंग्रेजों को थप्पड़ लगने लगी। अंग्रेजों ने इनके ऊपर प्रेशर डाला। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ। 1920 में भारतीय औद्योगिक और व्यावसायिक कांग्रेस, इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस, और 1927 में भारतीय वाणिज्य उद्योग परिसंघ यानी फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जिसे फिक्की कहा जाता था, का गठन किया गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1925 में फिक्की का गठन किया गया, ये याद रखिएगा। पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास और जीडी बिड़ला जैसे जाने माने उद्योगपतियों के नेतृत्व में उद्योगपतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था पर औपनिवेशिक नियंत्रण का विरोध किया। पहले सिविल नाफरमानी आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने यह माना कि जो अंग्रेज उनके ऊपर प्रेशर कर रहे हैं ना, वो गलत है, क्योंकि हम यहां के हैं तो हमें क्या करना चाहिए, यहां की चीजों को आगे बढ़ाना चाहिए, है ना। आयात को कम करें, निर्यात को ज्यादा करें। ये भारतीय जो थे बिजनेसमैन ये सोच रहे थे, इसलिए उन्होंने बैठक रखी। अब अंग्रेज उनके ऊपर प्रेशर कर रहे थे तो वो सोच रहे थे कि अंग्रेजों के नीचे काम करने से अच्छा है कि भारतीयों के नीचे काम करना, तो वो कांग्रेस की तरफ चले गए और वहां से उन्होंने हैंडल करना स्टार्ट किया। अब काफी जो है इनका समर्थन मिलने लगा, ये भी लोग उसमें शामिल हो गए और कांग्रेस को थोड़ी हिम्मत मिली। अगर कभी भी पैसे की जरूरत होती तो ये लोग उनके लिए हेल्प कर देते थे। ठीक है, ये हो गया व्यापारी वर्ग, है ना, याद रखिएगा व्यापारी वर्ग। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्या है, औद्योगिक श्रमिक वर्ग। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। अब बिजनेसमैन कांग्रेस के साथ हो रहे थे। अब सोचिए कि किसी फैक्ट्री का जो है मालिक उस आदमी से मिल रहा है जहां के मजदूर उस आदमी से रिलेट करते थे, तो क्या होगा, उन दोनों में एक का ही काम होगा, है ना। तो इसमें क्या हो रहा था कि कांग्रेस हर किसी समर्थन चाहता था, लेकिन इनको मिल कौन रहा था, अभी तो व्यापारी जुड़ रहे थे, बिजनेसमैन, और इसके अंडर में जो मजदूर काम कर रहे थे ये भी उसमें जुड़ना चाहते थे। लेकिन अगर व्यापारी वहां पे जुड़ रहे हैं तो इनको खटकने लगा कि यार ये बिजनेसमैन लोग इससे इनसे मिल रहे हैं तो हमारा नुकसान जरूर करेंगे, है ना। कभी जो दाल में काला नजर जरूर आता है, लेकिन यहां पे मजदूरों को ये पूरी दाल ही खराब लग रही थी। ओके, तो उन्होंने काफी लोगों ने यहां पर साथ देने से मना कर दिया, क्योंकि उनको लग रहा था बिजनेसमैन व्यापारी लोग अगर ऐसा कुछ कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है। और उधर व्यापारी को लगा कि अगर मजदूर लोग अगर कांग्रेस को अपने हत्थे में ले लिया तो हमारा भी काम ठप हो जाएगा। ओके, तो कुछ मजदूरों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन में हिस्सा लिया। उन्होंने विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार जैसे कुछ गांधीवादी विचारधाराओं के कम और खराब कार्य स्थितियों के खिलाफ अपनी लड़ाई को जोड़ लिया। उनको यह लगता था कुछ व्यापारी कुछ जो कर्मचारी थे, मजदूर लोग थे, उनको क्या दिक्कत थी, उनको दिक्कत थी उस फैक्ट्री में अच्छे से काम नहीं हो रहा, उनके लिए ध्यान नहीं दिया जा रहा, वेतन कम है, ज्यादा मजदूरी करवाई जा रही है, ऐसी सारी चीजें थी। और वो इसलिए साथ में हो रहे थे गांधी जी के साथ या इस आंदोलन के साथ, ताकि ये चीजें खत्म हो सके। ओके, तो इसलिए वो साथ में हो रहे थे। 1930 में रेलवे कामगारों की और 1932 में गोदी कामगारों की हड़ताल हुई। 1930 में छोटा नागपुर की टीन खानों में हजारों मजदूरों ने गांधी टोपी पहनकर रैली और बहिष्कार अभियानों में हिस्सा लेना स्टार्ट कर दिया। अब इतने लोग अब साथ में आने लगे, तो एक साथ में, जैसे मान लीजिए एक मजदूरों की टोली जा रही है, साथ में दूसरे मजदूर भी देखेंगे यार ये कहां जा रहे हैं, तो वो भी साथ में इकट्ठा होने लगे। और ऐसे करते करते भीड़ और बढ़ गई और उनको लगा कि चलो पैसा ज्यादा मिलेगा, आने वाले टाइम में सब कुछ फायदा होगा, हम लोगों को कहते हैं ना गवर्नमेंट जॉब की तरह वहां पे मिल जाएगा। तो ये सारी चीजें ये सोचकर वहां पे जाने लगे और उनका साथ देने लगे। लेकिन खटकी कब बात, जब उनको लगा कि व्यापारी लोग कांग्रेस के साथ हैं और कांग्रेस में उठना बैठना है, तब उनको भी दिक्कत होने लगी। तो उसमें से काफी मजदूर अपने रास्ते पे चले गए, कुछ आंदोलन की तरफ चले गए। ओके, तो औद्योगिक श्रमिक वर्ग का यही हिस्सा था। तो 3 लोग हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, अब जो ये आंदोलन था बहुत बड़ा था, ऐसा नहीं कि छोटा मोटा था, कुछ किसी गांव में चल रहा था, नहीं, पूरे भारत में फैला हुआ था। अब इसमें किसान लोग थे, इसमें मजदूर लोग थे, इसमें व्यापारी लोग थे, हर एक तबके के लोग इसमें शामिल थे। इसके साथ आदिवासी भी इसमें शामिल थे। लेकिन महिलाओं का क्या, बहुत इंपॉर्टेंट, महिला वर्ग। तो महिला वर्ग ने क्या किया, तो गांधी जी के कहने पर महिलाएं रोड पे आई। मतलब रोड के मतलब इस आंदोलन में जुड़ने के लिए काफी महिलाएं अपने सहयोग देने के लिए वहां पे पहुंची।
अब महिलाओं को गांधी जी ने यह बोला कि अगर आप भी समर्थन करते हैं तो हम लोगों को थोड़ा और भी हिम्मत मिलेगी, है ना, कुछ चीज़ें ऐसे करनी चाहिए। तो काफ़ी महिलाएं सामने आई, जैसे उन्होंने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार किया, शराब की दुकानों को बंद करवा दिया, जहाँ जहाँ ये बड़ी बड़ी मिलें चल रही थी, जहाँ महंगाई ज़्यादा थी उसको बंद किया। उन्होंने भी झंडा लेकर रास्ते पे आना स्टार्ट किया और भीड़ इकट्ठा करी। उन्होंने भी आंदोलन को पूरा का पूरा सहयोग दिया। लेकिन कांग्रेस में महिलाओं का फिर भी, मतलब कहने का मतलब है किसी को अध्यक्ष नहीं बनाया गया, महिलाओं की पावर अभी तक कांग्रेस में आई नहीं थी, क्योंकि गांधी जी का मानना था कि महिलाएं चार दीवारी में अच्छी लगती हैं, वो कामकाज करें घर का तो अच्छा है ना, उनके लिए कहते हैं ना कि ये बाहर की चीज़ें नहीं देख के तो ही अच्छा है। ये गांधी जी का पर्सनल व्यू था, पॉइंट ऑफ व्यू था, वो इनका मानना था, जिसकी वजह से कांग्रेस जो जितने भी लोग थे वो भी उनको फॉलो कर रहे थे कि यार महिला को नहीं आना चाहिए। जिसकी वजह से जो महिलाओं में जो मुख्य रूप से जो औरतें थी, जो कह सकते हैं ना लीडरशिप कर सकती थी, नेतृत्व कर सकती थी, वो सामने नहीं आ पाई। लेकिन काफी टाइम लग गया, आई तो जरूर लेकिन टाइम लग गया था। तो महिलाओं ने भी इनका पूरा सहयोग किया, उन्होंने भी अपनी टोली अलग से बनाई, उस आंदोलन का पूरा सहयोग दिया था। तो राष्ट्रवादी जुलूसों में देख सकते हैं आप, औरतें भी इसमें शामिल हो गई थी, लोग देखने लगे इतनी औरतें, है ना, वो भी इससे। तो उसमें सारी औरतें अपनी जिंदगी में पहली बार घर से निकलकर सामने आई थी। उससे पहले सारे के सारे घर में घूंघट लगाकर बैठा करती थी, उनको कोई लेना देना नहीं था। जो उनका जो हस्बैंड होता है या कहते हैं ना पति होता था, वही जाता था बाहर और कह के जाता था आज मैं आंदोलन में जा रहा हूं। उसके बाद में अब महिलाएं कह के जाने लगी कि तुम जा रहे हो नहीं जा रहे मुझे नहीं पता, हम जा रहे हैं आंदोलन में, ठीक है, तुम्हें आना है तो आ जाइए ना, लेकिन हम आंदोलन में जा रहे हैं। तो इस तरह का जो है सिचुएशन वहां पे हो गई थी। ओके, तो अब घर से निकलकर सार्वजनिक क्षेत्र में आने लगी, और आप देख सकते हैं कि बच्चों को गोद में उठाकर भी आने लगी, है ना। मैं कहता ना महिलाएं जो नारी शक्ति थी वो वहां पे दिखने लगी। फिर कांग्रेसियों के मन में ऐसा आएगा कि भाई नारी पावर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये भी एक पॉइंट था कि महिलाओं को लगा था कि अगर कुछ होगा ना तो उनके घर वालों का कुछ अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कहते हैं ना कि महिलाएं जो होती हैं वो अपने से पहले दूसरों का सोचती है और अपने से पहले अपने पति का सोचती है, ये कह सकते हैं। तो उनके मन में यही था। फिर उनका मानना था कि कुछ चेंजेस होंगे, महिलाओं के लिए भी सशक्तिकरण होगा, है ना, महिलाओं के लिए भी कुछ काम किया जाएगा, इसलिए वो भी उनके साथ शामिल हो गए थे। ओके, तो टोटल मिला के यहां पर सारी चीजें आपको क्लियर हुई होगी। चलिए आगे भी बढ़ लेते ना कुछ। चलिए अब बात करते हैं कि सवर्णीय अवज्ञा की सीमाएं क्या थी, क्या लिमिट थी इसकी। मतलब अब इतना हाहाकार हो रहा है, सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन चल रहा है, वो हो रहा है ना, फाइट हो रही है, आंदोलन हो रहा है, लेकिन इसकी लिमिट क्या थी, कहां तक इसका रास्ता जा रहा था, तो उसके बारे में पढ़ते। सभी सामाजिक समूह स्वराज की अमूर्त अवधारणा से क्या चाहिए था, सबको क्या चाहिए था। देखिए सबको कुछ नहीं चाहिए था। यहां पर कांग्रेस के कुछ पढ़े लिखे लोग, या कहते हैं भारत के कुछ पढ़े लिखे लोग, उनको ही पता था स्वराज होता क्या है, बाकी के लोग अपने फायदे के लिए उसमें साथ में शामिल हो रहे थे। तो स्वराज की अमूर्त अवधारणा से प्रभावित नहीं थे। ऐसा ही एक समूह राष्ट्र के अछूतों का था। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, कुछ लोग थे अछूत, आज भी काफी जगह से यह होता है, ठीक है, लेकिन ऐसे कुछ समूह थे उस वक्त जो अछूता माना जाता था, उनको कोई भी लेना देना नहीं था। उनको मानना था कि हमारा क्या होगा, है ना, हम तो वैसे के वैसे रहेंगे, अंग्रेज नहीं तो किसी और के नीचे काम करेंगे, है ना। तो इन लोगों के ऊपर दिक्कत थी, ये लोग शामिल नहीं हो रहे थे। देखिए सीमाएं कहां तक थी, किसानों, है ना, महिलाओं एंड औद्योगिक जितने व्यापारी लोग थे वहां तक ये फैला हुआ था। लेकिन जो अछूत लोग थे, जिसको निचली जाति का माना जाता था, जिनको छूना मना था, वो इसमें शामिल नहीं थे। अब ध्यान गया उनका भी, जैसे गांधी जी का भी ध्यान इसमें गया। तो हुआ क्या, वे 1930 के बाद खुद को दलित या उत्पीड़ित कहने लगे, ठीक है, धीरे धीरे बात टाइम बढ़ता गया, उनके साथ अत्याचार होने लगे। तो 1930 में जाते जाते उनको खुद को क्या बोल दिया, दलित बोल दिया या उत्पीड़ित, यानी कहने का मतलब है हमारे साथ बहुत अत्याचार होता है। काफी कुछ ऐसी चीजें होने लगी, जैसे इन अछूतों को, अछूत तो नहीं कह सकते लेकिन फिर भी यहां पर वर्ड आया तो हम ले लेते हैं इस वर्ड को। तो ये लोग क्या करते थे, जब पानी खत्म हो जाता था तो ये किसी कुएं में जाकर पानी नहीं पी सकते थे, नदी का कोई पानी आता वहां से ले सकते थे, है ना, कोई भी काम होता था इनके लोग हेल्प नहीं करा करते थे। तो ये इतनी दिक्कतें होने की वजह से ये अपने आप को उत्पीड़ित कहने लगे। अब कांग्रेस का ध्यान उस टाइम नहीं गया था, कांग्रेस ने लंबे समय तक दलितों पर ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि कांग्रेस रूढ़िवादी स्वर्ण हिंदू सनातन पंथियों से डरी हुई थी। उस समय
हिंदुत्व का ज़्यादा कहते हैं ना प्रभाव था, वहाँ के कुछ लोग थे, नामी गरानी लोग थे, उनका ज़्यादा प्रभुत्व था, जिसकी वजह से ये कांग्रेस डरी हुई थी कि अगर इनका हेल्प ले ली अछूतों की तो ये लोग चले जाएंगे, और ये लोग चले गए तो काफ़ी कुछ आंदोलन में फर्क पड़ जाएगा। लेकिन महात्मा गांधी जी को इनसे कोई डर नहीं था। गांधी जी सोच रहे थे कि ये सही तो वो सही, नहीं तो कुछ नहीं, ठीक है। तो उनका मानना था ये जाएंगे तो जाएंगे, लेकिन वो लोगों को पीछे कैसे रखें, क्योंकि गांधी जी का सोचना था कि जिनके लिए हम लोग कर रहे हैं वो भी साथ में नहीं है तो क्या मतलब। ओके, तो महात्मा गांधी जी ने ऐलान किया अस्पृश्यता, छुआछूत को खत्म किए बिना 100 साल तक स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती। गांधी जी का यह मानना तो बहुत अच्छा था कि अगर स्वराज चाहिए, स्वराज का मतलब होता अपना राज। अगर अछूतों के साथ ऐसे करोगे तो अपना राज कैसे होगा, उनका स्वराज कहां है ना। हम लोगों का स्वराज नहीं है, पूरे भारत का स्वराज है, हर एक भारतीय का स्वराज है। तो अगर ऐसे ही आप छुआछूत का नाटक करते रहेंगे तो कैसे आएगा स्वराज, नहीं आने वाला। तो इनका मानना यह था। तो गांधी जी ने इनके लिए कुछ करना शुरू किया। उन्होंने एक वर्ड रखा था उनके लिए, क्या, हरिजन। हरिजन का मीन क्या निकाला, हरि प्लस जन का मीन निकलता है भगवान की जनता, है ना, हरि की जनता। तो उनका मानना था, गांधी जी ने एक ये वर्ड निकाला, इनको हरिजन बुलाना स्टार्ट किया। ये वो लोग थे जो कहते हैं कि माल कचरा वगैरह ढोने वाले लोग हुआ करते थे, जो गंदगी साफ क्या करते थे, ये वो लोग हुआ करते थे। इसलिए तो जो है गांधी जी को लगा कि ये बहुत निचले तबके के आ चुके हैं, तो इनके जो है मोटिवेशन के लिए उनको नाम रखा हरिजन, भगवान के लोग। अब जब उनका नाम रखा तो गांधी जी ने उनके लिए क्या क्या किया, तो गांधी जी ने क्या किया, अपने जो कहते हैं ना शौचालय की सफाई खुद करना शुरू किया, अपने आश्रम की सफाई खुद करना शुरू किया, जिससे लोगों ने उनको देखा और उन्होंने भी कोशिश करी। इसी तरह से उन्होंने इन लोगों को साथ में बैठाना कोशिश किया, बैठक साथ में करनी कोशिश की, तो कुछ लोगों ने ये भी मान लिया। तो इस तरह से जो है ये सिचुएशन आगे बढ़ती गई, ठीक है। फिर कुछ लोग उनके साथ में इकट्ठा हो गए। हरिजन में भी कुछ लोग थे जो उनको साथ में लेकर आगे बढ़ना चाह रहे थे, है ना। उनमें से कुछ लीडरशिप के तौर पर कुछ लोग सामने आए। फिर हुआ यह था कि अब गांधी जी चाह रहे थे कि इन लोगों को अलग से एक वोटिंग का सिस्टम होना चाहिए, ताकि ये भी लोग अपने लिए कुछ कर सकें, है ना, किसी के कहते हैं अंडर में रहकर कुछ काम नहीं कर सके, इससे अच्छा अपना खुद का कुछ कर सके। तो उन्होंने अलग से वोटिंग कराने की कोशिश करी, उन्होंने एक अलग सा वर्ग बना दिया इनका। तो ये चीजें उनके दिमाग में थी ताकि ये लोग भी इस आंदोलन में शामिल हो सके, उनके लिए भी कुछ फायदा हो सके। तो ये सीमाएं बंधी हुई थी, है ना, क्योंकि छुआछूत की जो लाइन है उसको भी उनको क्रॉस करना था, उनको भी अपने साथ लाना था। अब क्या हुआ, डॉक्टर अंबेडकर साहब, भीमराव अंबेडकर, नाम तो सुना होगा, है ना, नहीं सुना तो अब सुन लो। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 1930 में दलितों को दमित वर्ग एसोसिएशन, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन में संगठित किया, इन लोगों को इकट्ठा किया। इनको अंबेडकर साहब को लगा कि इनको अगर नहीं किया गया इकट्ठा तो आने वाले काफी टाइम तक इनको कभी ऊपर नहीं आना दिया जाएगा। अगर भारत को आजादी मिल गई तो जो किसान लोग हैं, जो जमींदार लोग हैं, जो बड़े बड़े लोग हैं, बिजनेसमैन हैं, वो इनको फिर भी छोटा ही रखेंगे। तो उनके लिए इन्होंने एसोसिएशन बनाया। दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपर सवाल में उन्होंने दूसरे जो गोलमेज सम्मेलन है उसमें महात्मा गांधी के साथ काफी विवाद हुआ था। कौन सा, दूसरा गोलमेज सम्मेलन। जब गांधी जी को यह गोलमेज सम्मेलन का प्रस्ताव आया था तो उस वक्त अंबेडकर साहब ने बोला था कि हम जो ये अछूत लोग हैं, जिसे हम लोग दलित लोग कहने लगे, उनके लिए अलग से वोटिंग सिस्टम होना चाहिए, उनके लिए अलग से क्लास होनी चाहिए, है ना, निर्वाचन अलग से होना चाहिए, उनसे भी एक एक सीट यहां पर आनी चाहिए, इन लोगों के भी मन में क्या क्या विचार हैं वो सामने आने चाहिए। तो इस तरह से जो है महात्मा गांधी के बीच और इनके बीच थोड़ी सी झड़प हुई थी। जब ब्रिटिश सरकार ने अम्बेडकर की बात मान ली तो गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि गांधी जी को लग रहा था कि इनको आना तो चाहिए ऊपर, लेकिन अलग वोटिंग करने से क्या मतलब, साथ में तो हो सकते हैं हम लोग, एक जैसे क्यों नहीं बन सकते, है ना, जैसा मैं वैसे ही ये लोग। लेकिन अम्बेडकर साहब चाह रहे थे कि इनको अलग से मिल जाए। अब अलग होने का मतलब तो आपको पता है ना, पार्टीशन करने का मतलब बहुत ज्यादा दुखी होना, ये आप लोगों को अब पता चल रहा है। उस वक्त अम्बेडकर साहब को पता था नहीं उतना, लेकिन उन्होंने एक अलग सा ऐसा कर लिया था जिससे गांधी जी आमरण अनशन पर बैठ गए, क्योंकि उनका मानना था कि हम लोग साथ में करके इनका भला कर सकते हैं।
उनका मत था कि दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था से समाज में उनके एकीकरण की क्रिया धीमी पड़ जाएगी, इनको एक करने की पावर कम हो जाएगी, सब बट जाएंगे। आखिरकार अंबेडकर ने गांधी जी की राय मान ली और सितंबर 1932 में पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर कर दिया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1932 पूना पैक्ट। ठीक है, उस वक्त उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया और मान गए कि ठीक है, गांधी जी जो कह रहे हैं सही है। इससे दलित वर्गों, जिन्हें बाद में अनुसूचित जाति के नाम से जाना जाना लगा, याद रखिएगा, दलित वर्ग को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधायी परिषद में आरक्षित सीटें मिल गई थी। उनको अब फिक्स सीटें मिल गई थी कि इतने लोग यहां पर आएंगे। मान लीजिए 500 में से 40 सीटें इनकी थी। ओके, हालांकि उनके मतदान में सामान्य निर्वाचन क्षेत्र में ही होता था, मतलब जहां वोटिंग होती है सबकी, वहीं पे इनका भी वोटिंग होने लगी थी। फिर भी दलित आंदोलन कांग्रेस के नेतृत्व में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलन को शंका की दृष्टि से देखते थे। फिर भी ये जो दलित लोग हैं उनको लगता था कि नहीं, कोई ना कोई हमारे साथ खिलवाड़ कर देगा, है ना, कोई ना कोई आके गेम बजा के चला जाएगा, पता ही नहीं चलेगा। तो वो डरे हुए थे, उनको लगा था कि यार ये लोग हमारे लिए इतना क्यों कर रहे। ओके, तो इस वजह से वो डरे हुए थे और वो सोच रहे थे कि यार इसमें जाएं कि नहीं जाएं। ये दोनों की सिचुएशन में फंसे पड़े थे कि आंदोलन में हम लोग साथ में रहें कि नहीं रहें। ओके, तो आगे क्या हुआ, अब यहां पर सबको इकट्ठा करने की बात हो रही थी। इनकी लिमिट कितनी कितनी थी, अब दलितों के लिए इतना कर लिया था। अब आता मुस्लिम वर्ग। ठीक है, इसमें भी काफी लोग थे जो चाह रहे थे कि हम लोगों को, मुस्लिमों को अलग किया जाए, कुछ लोग कह रहे थे कि हम लोगों को यह किया जाए, तो उसमें भी दिक्कत थी। लेकिन गांधी जी चाह रहे थे हम लोग एक होकर अगर फाइट करेंगे तो फायदा होगा। अब देखिए, भारत में कुछ मुस्लिम राजनीतिक संगठन ने भी सामान्य अवज्ञा आंदोलन के प्रति कोई खास उत्साह नहीं दिखाया था। उनको लगने लगा कि यार ये क्या है, हिंदू लोग हैं। उन्होंने ये नहीं सोचा हम लोग भारतीय इंडियन है, लेकिन उन्होंने सोचा कि ये हिंदुओं की, कहता है ना, कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं के लिए थे। तो उनके दिमाग में ये साइकोलॉजी बन गई थी कि ये सिर्फ हिंदुओं के लिए है, हमारे लिए क्या भला होगा। तो कुछ लोग वहां पे जा ही नहीं रहे थे, है ना, आंदोलन में भाग नहीं ले रहे थे। असहयोग खिलाफत आंदोलन के साथ पड़ जाने के बाद मुसलमान का एक बहुत बड़ा तबका कांग्रेस से कट गया और महसूस करने लगा कि ये हमारे लिए नहीं है। खिलाफत आंदोलन जब गांधी जी शुरू किया था तो सारे मुसलमान उनके साथ में थे। मैंने पिछले वाले वीडियो में बता दिया, अगर नहीं देखा है तो अभी जाकर देखिएगा, प्लेलिस्ट में वो वीडियो है। तो मुसलमानों को लगा कि यार वहां पे कुछ हो नहीं पाया इन लोगों से, तो आगे क्या होगा, है ना, सोचने वाली बात है ना। आप भी सोचो कि अगर वहां पे फायदा नहीं हुआ तो अब क्या फायदा होगा। तो वो लोग क्या हो गए, वहां से हट गए कि इनसे नहीं होगा, हम खुद कर लेंगे। ओके, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में एक बार फिर गठबंधन का प्रयास किया गया। अब क्या है कि गांधी जी सोचे थे अगर एक नहीं हुआ ना तो 12 बज जाएगी। लेकिन मुसलमान चाह रहे थे कि हम लोगों को अलग से कुछ मिले, अलग से हम लोग कुछ कर सके, ऐसा कुछ होना चाहिए, है ना। हम भी आज़ादी चाहते हैं लेकिन हम लोग अलग लेवल से करेंगे। लेकिन काफ़ी मशक्कत के बाद में इनको एक करने की कोशिश की गई थी। 1927 में ऐसा लगने लगा कि अब एकता स्थापित हो जाएगी। याद रखिएगा, 1927 के आसपास की बात है कि उनको लगने लगा कि अब एक साथ सब बैठेंगे। सबसे महत्वपूर्ण मतभेद भावी विधानसभाओं में प्रतिनिधित्व के सवाल पर था। मुसलमान लोग चाह रहे थे कि वो क्या करें कि इन विधानसभाओं के जितने भी लीडर जो बनने वाले हैं उनमें से काफी लोग मुस्लिम हो, तब हम लोग आगे बारे में सोच सकें। तो ये भी बड़ी बात थी। तो गांधी जी ने बहुत मशक्कत करी, बहुत सारी चीजें उनको दिखाई, ठीक है, और फिर उनको कोशिश करी कि साथ में बैठकर काम कर सके। तो ये भी शामिल थे इनमें। आगे क्या हुआ, अब मैंने बोला ना कि इनमें मुसलमान में भी कुछ प्रतिनिधि सामने आए। तो मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था कि अगर मुसलमान को केंद्रीय सभा में आरक्षित सीटें दी जाए तो मुस्लिम बहुल प्रांत यानी कि बंगाल और पंजाब, देखिए आज का पंजाब जो भारत में वो नहीं, पाकिस्तान से मिला हुआ पंजाब, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है, ध्यान रखिएगा। तो भारत और पाकिस्तान के दोनों पंजाबों को मिलाकर एक पंजाब हुआ करता था आजादी से पहले। तो इस पंजाब और बंगाल में बहुत ज्यादा मुस्लिम रहा करते थे। में मुसलमानों को आबादी के अनुपात में प्रतिनिधि दिया जाए, यानी कि जहां जितनी आबादी है उसके हिसाब से, मान लीजिए कि 1 करोड़ जनसंख्या है, उसमें हमें करीबन 10 सीटें चाहिए। तो इस तरह का उन्होंने अनुपात बना दिया था कि अगर ऐसा हो तो वे मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग छोड़ने के लिए तैयार हैं। अगर वो मानते हैं कि ये चीजें अगर हम लोगों को दे दी जाए, सीटें दे दी जाए, आरक्षित सीटें दे दी जाए, तो हम अलग से निर्वाचन नहीं कराएंगे, भारत एक रहेगा। अगर ऐसा करना चाहो तो देख लो। ये किसने बोला, जीना ने।
ओके, अब क्या होता कि प्रतिनिधि के सवाल पर बहस मुबाहिसा चल ही रहा था कि 1928 में आयोजित किए गए सर्वदलीय सम्मेलन में, याद रखिएगा 1928 में एक चीज हो गई थी। अब देखिएगा ये बातें सब कुछ हो रही थी, हिंदू मुस्लिम वाली सारी चीजें हो रही थी। देखिए सोचो, अब भी आपके दिमाग में ये सोचना है कि उस वक्त हो क्या रहा था। बच्चों वाली फाइट हो रही थी, हमें ये चाहिए नहीं तो ये हो जाएगा, है ना, ये सारी चीजें चल रही थी। अब भी आप सोच सकते हो कि ये सब कहते हैं ना, सबका करा धराया था। कभी इसको ये चाहिए था, इसको ये चाहिए था, है ना। हुआ करते थे हम लोग एक, लेकिन सब कुछ अलग अलग बिखर गया था। अब देखिएगा 1928 में एक घटना हुई उस आयोजित में सर्वदलीय सम्मेलन में। सर्वदलीय सम्मेलन का मतलब वहां पे हर एक मिला हुआ था, वहां पे हर एक जाति का लोग आए हुए थे, सारे इतने लोग आए हुए थे। उसमें हिंदू महासभा के M.R. जयकर ये साहब ने इस समझौते के लिए किए जा रहे प्रयासों की खुलेआम निंदा कर दी। ओके, जिससे इस मुद्दे में समाधान की सारी संभावना समाप्त हो गई। ये साहब बोलने लगे कि अब हिंदुस्तान है तो यहां पे हिंदू का होगा, ऐसा कुछ बोल दिया होगा, सॉरी मैं नहीं कह रहा, लेकिन उन्होंने कुछ बातें ऐसी बोल दी जिसकी वजह से उन्होंने निंदा की कि ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। इनको क्यों दें अलग से वोटिंग, हम लोग एक हैं तो हम लोग क्यों नहीं एक होकर करें। इससे मुसलमानों को चोट लग गई और उन्होंने साथ में आने से मना कर दिया, और ये जितनी भी मेहनत थी उस पर पानी फिर गया। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां तक सारी बातें हो गई, सारे लोगों को इकट्ठा कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। पहले हम लोगों ने छुआछूत को हटाया, मतलब जो लोग थे। फिर हमने कोशिश करी कि जो मुस्लिम समुदाय है उनको साथ में ले सके। तो ये टोटल मिलाकर यहां तक उनकी सीमाएं थी। अब बात करते हैं नंबर 4, सामूहिक अपनेपन का भाव। अब हम सोच रहे थे कि ये आई कहां से पावर, इतने लोग साथ में हो कैसे रहे थे। आंदोलन था, है ना, सोचने में तो आता है कि अगर हम बुलाएं तो कितने लोग आएंगे, 10 20, उससे ज्यादा तो नहीं आएंगे। लेकिन इतने सारे लोग सिर्फ गांधी जी के कहने पर, कैसे पॉसिबल हुआ सिर्फ एक गांधी जी के कहने पर। वो कौन से यहाँ के पहले ऐसे व्यक्ति थे जो महान थे, उससे पहले भी कोई न था ना। तो अब देखिएगा क्यों हुआ ये। तो सामूहिक अपनेपन का भाव कहां से आया कि राष्ट्रवाद की भावना धीरे धीरे बढ़ी थी, है ना। कैसे तब अपनाती है जब लोगों ये महसूस करने लगते हैं कि वे एक ही राष्ट्र के अंग हैं। अब हम लोग राष्ट्रवाद कब कहते हैं, राष्ट्रवाद की फीलिंग कब आती है, जब हम लोग मानते हैं हम एक ही राष्ट्र के अंग हैं, जब एक दूसरे को एक ही मानते हैं कि हम लोग सब एक हैं, तो एकता के सूत्र में बनते हैं, तब जाकर क्या आता है, यही सामूहिक अपनापन आता है। ध्यान रखिएगा, ये राष्ट्र भावना आती है। तो उसमें कोई भी जो है अलग अलग इसमें नहीं समझता, हम लोगों को सब एक समझते हैं। सामूहिक अपनेपन की ये भावना आंशिक रूप से संयुक्त संघर्षों के चलते पैदा हुई थी। संयुक्त संघर्ष का मतलब कैसा है, कहने का मतलब है कि जब किसी के ऊपर चोट पड़ रही थी तो दूसरा शांत हुआ करता था, लेकिन वही चोट अगर उनके ऊपर भी पड़ रही थी तो वो साथ में इकट्ठा होकर उसके साथ मिलकर फाइट कर रहा था। इनके अलावा बहुत सारी सांस्कृतिक प्रक्रियाएं भी थी। देखिए पहले तो ये था कि अब एक ही दुश्मन था, अब एक दुश्मन के दूसरे जितने भी साथ में थे वो एक साथ शामिल हो गए, ठीक है। अंग्रेजों के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनके दिमाग के ऊपर भी हम लोगों ने कोशिश की। कैसे, हमने सांस्कृतिक प्रक्रियाएं की, मतलब लोगों के उनको जितने भी लोग थे इसमें शामिल हो रहे थे उनको बता रहे थे कि हम पहले क्या थे, ठीक है, हमारे पूर्वजों ने क्या क्या किया था यहाँ पर। उनको ऐसी फीलिंग करवाई कि यहाँ पे हमारी धरती हमारी है, ऐसी चीजें उनको दिखाई गई, समझाई गई, जिनके जरिए राष्ट्रवाद लोगों की कल्पना और दिलो दिमाग पर छाने लगा। उनको बहुत सारी चीजें समझाई गई कि ये वो, जैसे हम लोग मूवी देखने जाते हैं ना, तब हम लोग मान लो कि 2-2.5 घंटे की मूवी होती है, उसको देखते हैं तो जैसी मूवी होती है वैसी फीलिंग आती है। अगर मान लो कि देश प्रेम की मूवी हो तो हमें भी फीलिंग आती है कि हम भी जाएंगे देश की रक्षा करने के लिए, हमें भी फौजी बना दो। तो यही सिनेरियो था, उनको ये समझाने के लिए उन्होंने कोशिश करी और उनके दिलो दिमाग पर वो सारी चीजें छाने लगी। इतिहास और साहित्य, याद रखिएगा उनके लिए क्या क्या किया गया, इतिहास की चीजें, साहित्य, लोक कथाएं, गीत, चित्र, प्रतीक, इन सारी चीजों को इकट्ठा करके उनको बताया गया, इनको समझाया गया, तब जाकर राष्ट्रवाद की भावनाएं सामने आने लगी। अब क्या किया गया ये बताता हूं, चलिए। सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि अलग अलग जितने भी नेता थे, बड़े बड़े नेता थे, उनके चित्रों को मार्केट में आने लगे।
उनकी फोटो इसलिए आने लगी ताकि लोग इनको बहुत अच्छे से मानते थे। एक तरफ है बाल गंगाधर तिलक, लोकमान्य तिलक बोला करते थे, दूसरी तरफ है जवाहरलाल नेहरू, चाचा नेहरू। तो इन लोगों की जो फोटोज हैं वो सामने आने लगी। देखिए इनके हाथ में भारत माता की जो है एक किताब है हाथ में रखी हुई, जिससे इनको मतलब लोगों को लग रहा है कि ये भारत को एक करना चाहते हैं और भारत के लिए कुछ करना चाहते हैं। ध्यान रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू का एक लोकप्रिय चित्र है और ये जो है नेहरू अपने हाथों में क्या है, भारत माता और भारत माता के नक्शे को हृदय के पास में लगाकर बैठे हैं। बहुत सारे चित्रों में राष्ट्रवादी नेताओं को अपना सिर माता जो है भारत माता के चरणों में चढ़ाते हुए दर्शाया गया है। मां के लिए बलिदान का विचार लोगों की कल्पना के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। हम लोगों ने क्या कर दिया कि भारत को अब भारत माता का स्वरूप दे दिया। ठीक है, अब माता क्या होती है सबको पता है ना, हमारा सर उनके आगे ही झुकता है। ठीक है, तो अब यहां पे काफी लोगों ने ऐसा कुछ करना स्टार्ट किया ताकि लोगों में वो फीलिंग आ सके कि ये भारत नहीं है, ये भारत मां है। ठीक है, दूसरी तरफ देखिएगा, इधर है लोकमान्य तिलक, बाल गंगाधर तिलक जिनका बोला जाता है। 20वीं शुरुआत में उनकी एक तस्वीर सामने आती है। सामने देखिएगा यहाँ पे प्रतीकों से सारी जो है तस्वीर घिरी हुई है। एक तरफ है ताजमहल, ठीक है, दूसरी तरफ यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है। ओके, यहाँ पर देखिएगा अलग अलग धर्मों की सारी चीजें हैं। देखिए यहाँ पे इधर देखिएगा, इधर एक कुटिया है, ठीक है, इधर एक मस्जिद का लगा हुआ है। तो सारी चीजें यहाँ पर उन्होंने इस तरह सजाई। यहाँ पे काफी लोग हैं, तिरंगे के नीचे बैठे हैं। ठीक है, यहाँ पे भारत माँ की जो है एक महिला है जो क्या कर रही है, मतलब इस देश को एक करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक शेर के ऊपर एक महिलाएं बैठी हैं। इस तरह से इन्होंने एक चित्र को सजाया ताकि लोगों को लगे हम एक हैं। ओके, तो इस तरह की फीलिंग्स देने लगे लोगों को। दूसरी तरफ देखिएगा 1870 के दशक में मातृभूमि की स्तुति। देखिए मैंने क्या बोला था, ये राष्ट्रवाद की भावना एकदम नहीं आई थी। गांधी जी ने आंदोलन स्टार्ट किया था 20वीं दशक में, है ना, क्योंकि 1905 के लगभग तो वो आए थे, तो उसके बाद में उन्होंने स्टार्ट किया था। उससे पहले ये फीलिंग्स किन लोगों ने, जो चित्रकार थे, उन्होंने बढ़ना शुरू किया। ये 1870 के वक्त में स्टार्ट हो गया था। 1870 में वंदे मातरम एक गीत लिखा गया था, याद रखिए। तो 1870 में आनंद मंडप में वंदे मातरम का एक गीत लिखा गया था। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने, ठीक है, इन्होंने क्या लिखा था, आनंद मठ में इसको शामिल कर दिया गया था वंदे मातरम को। आनंद मठ उस वक्त एक अच्छी किताब मानी जा रही थी, एक अच्छा उपन्यास माना जा रहा था, लोगों को काफी पसंद आ रहा था। तो उसमें ये वंदे मातरम को जोड़ दिया गया और लोगों की जुबान पर वो जो वर्ड है और उसकी जो लाइनें हैं वो छपती गई। और इनका इतना, मतलब कहने का मतलब इतना इम्पैक्ट बढ़ा कि लोगों ने इसको अपने जो है देश प्रेम के साथ में इसको जोड़ना स्टार्ट कर दिया। अब देखिएगा, ये गीत बंगाल में स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। अब बंगाल में जो है बहुत बहुत बड़े पंगे चल रहे थे, महात्मा गांधी भी वहां पे गए थे, कांग्रेस के काफी जो लीडर्स थे वो वहां पे पहुंचे थे। अब वहां पे हुआ क्या, वहां पे ये सिनेरियो हुआ कि वहां के लोगों के लिए एक इंस्पिरेशन लाइन चाहिए थी, वहां पे उनको इंस्पायर कर रहे हैं, ऐसी कुछ चीजें चाहिए थी। तो ये जो वंदे मातरम था वो वर्ड और वहां की जो कविता, जो गीत था, वो इतना पसंद किया गया कि वहां का एक, मतलब कहने का मतलब है इस आंदोलन का एक जरिया बन गया, है ना, उसका मोटिवेशन एक स्पीच बन गया। स्वदेशी आंदोलन में खूब गाया गया। स्वदेशी आंदोलन की प्रेरणा से रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की विख्यात छवि की चित्रित किया था। याद देखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं ये इनके द्वारा, अबिंद्रनाथ टैगोर। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर अलग है, अबिंद्रनाथ टैगोर अलग है। इन्होंने क्या किया, एक फोटो बनाई इस आंदोलन से प्रेरित होकर। उन्होंने सोचा कि अब इतने लोग इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं, इतना देश प्रेम है, तो एक छवि होनी चाहिए, अगर देखना चाहे ना तो लोगों को लगे कि ये मां की छवि है। तो उन्होंने क्या किया, एक मस्त सी एकदम कहते हैं ना भारत माता को डेडिकेट करते हुए एक चित्र बनाया। ओके, तो 1905 में ये जो है जो चित्र है वो सामने आया भारत माता का। इस छवि में क्या क्या दिखाते हैं, इस छवि में शिक्षा, भोजन और कपड़े दे रही। देखिएगा हाथ में ये सारी चीजें है ना, अलग अलग सारी चीजें देखी गई हैं। एक हाथ में माला है जो सन्यासी का रूप बता रही है ना, एक तरफ में माला है जो सन्यासी के रूप दिखा रही है, दूसरे हाथों में कपड़े हैं जिसमें ना कपड़े का भी कहते हैं ना कि कपड़ा होना भी जरूरी होता है, दूसरी तरफ तीसरी तरफ शिक्षा का है, शिक्षा मिलनी चाहिए, है ना। इस तरह से सारी चीजें, और अगला है भोजन के लिए, मतलब सब चीजें जरूरी होती है। ये चारों चीजें उनके हाथों में दिख रही थी। इसमें इससे पहले रवि वर्मा ने एक कोशिश करी थी इनके चित्र बनाने की। ध्यान रखिएगा,
तो इससे पूर्व रवि वर्मा की भांति अभिन्द्रनाथ टैगोर ने भी एक ऐसी चित्र शैली विकसित कर दी थी। उस समय एक बड़ा नाम हुआ करता था रवि वर्मा का, बहुत बढ़िया बढ़िया चित्र बनाते थे। भगवान की जो चित्र थे उन्होंने इस तरह से बनाए थे कि लोगों ने उस चित्रों को मंदिर में रखकर पूजना स्टार्ट किया था। उन्हीं को देखा देखी अभिन्द्रनाथ टैगोर ने भी अपनी एक नया कला सामने लेके आए और एक सच्चे अर्थों में भारतीय मतलब भारतीय होने का एक कहते हैं ना गौरव प्रदान किया था उन्होंने। नेक्स्ट आती है भारत माता की फोटो। इनका भी जो है अभिन्द्रनाथ टैगोर ने भी इनका चित्रण किया। देखिए एक बार वीणा बजाते हुए, दूसरी तरफ लक्ष्मी मां, इस तरह से उनका ये चित्रण किया गया। छवि में बिल्कुल इनसे बिल्कुल अलग सी लगती है, ये दोनों फोटो बिल्कुल अलग लगती है। एक में दूसरे में देखिएगा भारत मां है, हाथों में त्रिशूल लिए हुए यहां पे खड़े, देखिए त्रिशूल लिए और साथ में झंडा दिख रहा है, हाथी का सहारा लिए खड़े, इधर एक शेर बैठा है। ये मतलब सारी की सारी एक चीज दिखाती है। वो क्या दिखाती है? शक्ति और सत्ता का प्रतीक दिखाती है। याद रखिएगा, सत्ता हाथ में है, शक्ति भी है, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें लोगों को इंस्पायर करने लगी, बहुत ज्यादा ऐसा कहते हैं ना बवाल सा मचा दिया, वो वाली बात हो गई। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहां पर सारी चीजें हो ही रही थी तो वहां पर कवि कैसे पीछे रहने वाले? चित्रकार आ रहे हैं, जो मोटिवेट करने वाले लोग हैं वो आ रहे हैं, फोटो सामने आ रही हैं, तो अब जो है कविताएं गाने वाले, गाथा गाने वाले वो कहां पीछे रहने वाले थे? तो 19वीं सदी के आखिरकार में राष्ट्रवादियों ने भाटों व चारणों द्वारा गाई सुनाई जाने वाली लोक कथाओं को दर्ज करना शुरू किया, जो अब लोग थे। अब देखिएगा, ये है रविंद्रनाथ टैगोर, पिछले वाले अभिन्द्रनाथ टैगोर थे। अब इन्होंने क्या किया, इन सारी कविताओं को इकट्ठा किया जो जाट और भाट गाया करते, भाट और चारण गाया करते थे, उनकी जो गाथाएं थी वो उनको इकट्ठा किया, उनको सही से लिखा और फिर लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की। वे लोकगीतों और जनश्रुतियों को इकट्ठा करके गांव गांव घूमने लगे। बंगाल में खुद रविंद्रनाथ टैगोर ने, याद देखिएगा, लोक गाथा, गीत, बाल गीत और मिथकों को इकट्ठा करके निकल पड़े लेने के लिए कि भाई अब सबको सुनाएंगे कि यहां की क्या क्या गौरव गाथाएं थी। उन्होंने लोक परंपराओं को पुनर्जीवित करने की कोशिश की और इसके आंदोलन का इन्होंने नेतृत्व भी किया। मद्रास में नाटोसा शास्त्री ने द फोकलोर्स ऑफ सदर्न इंडिया के नाम पर तमिल लोक कथाओं का विशाल संकलन 4 खंडों में इन्होंने बांटा और इसको प्रकाशित किया। उनका मानना था कि लोक कथाएं अगर सामने आएगी, लोक कथाएं राष्ट्रीय साहित्य हैं, तो लोगों के असली विचारों और विशिष्टताओं की सबसे विश्वसनीय अभिव्यक्ति होगी। मतलब बोलने का मतलब क्या है? ठीक है, इतना तो पढ़ लिया। अब आप लोगों के दिमाग में कुछ कमी रह गई। अब कमी को पूरा करता हूं। कैसे? मान लीजिए कि हम पूरे भारत में रहते हैं और भारत में हम लोग अगर बात करें पुरानी चीजों को जो अगर हम लोगों का उबाल लाए तो वो क्या होगी? हम लोग बात करेंगे उन शख्सियत की जो आपके लिए महान थी। ठीक है, हम लोग शिवाजी की बात करेंगे, हम लोग महाराणा प्रताप की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान की बात करेंगे। तो इतने महान लोगों के बारे में कथाएं सुनेंगे ना तो अपना खून अपने आप उबाल मारेगा। हम लक्ष्मीबाई की बात करेंगे, हम लोग ऐसी सारी चीजें जो वीर योद्धाओं की बात करेंगे ना, उनकी कथाएं गाएंगे, उनके बारे में हम लोग लोगों तक पहुंचाएंगे, तो अपने आप ही देश प्रेम की भावनाएं आएगी और खून उबाल मारेगा। तो ये चीजें उन्होंने करने की कोशिश की थी, ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीजें कहने का मतलब क्या है? लोक कथा इसलिए पहुंचाई जा रही थी ताकि लोगों के मन में देश प्रेम आए और भारत की जो जनता है उसको सही रास्ता दिखा सके। इसी वजह से ये हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब उसी के साथ जब ये सारे पंगे हो रहे थे और बंगाल में आंदोलन चल रहा था, उसी वक्त में बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान एक तिरंगा झंडा बनाया गया, हरा पीला लाल। याद रखिएगा, उस वक्त ये तिरंगा बनाया गया था, हरा पीला लाल। इसमें ब्रिटिश भारत के 8 प्रांतों के, जो भारत के बड़े बड़े 8 प्रांत हुआ करते थे, हम लोग अभी राज्य कहते हैं ना, उस समय बड़े बड़े प्रांत हुआ करते थे। ब्रिटिश के 8 प्रांत, देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये 8 प्रांत थे, ध्यान रखिएगा। ओके, तो ब्रिटिश के 8 प्रांतों को दिखाया गया है, साथ में 8 फूल और हिंदू और मुसलमानों का प्रतीक एक चंद्र दर्शाया गया। देखिएगा, यह अलग अलग यहां पे भी दिखाया गया। देखिएगा 2 चीजें। ओके, 1921 तक गांधी जी ने भी स्वराज का झंडा तैयार कर लिया था। अब 1921 आते आते गांधी जी ने भी एक झंडा तैयार कर लिया था, वो तिरंगा था सफेद, हरा और लाल। ठीक है, जो आज हम लोग यह यूज करते हैं ना, केसरिया, हरा, लाल, वो थोड़ा थोड़ा गांधी जी से इंस्पायर था। इसके मध्य में गांधीवादी प्रतीक चरखे को रखा गया था। एक जो है कहते हैं ना, एक तिरंगा था, ठीक है, उसमें एक चरखा बनाया गया था बीच में, याद रखिएगा। इस तरह से एक चरखा
गांधी जी के द्वारा बनाया गया था। तो इस तरह से एक चित्र बना दिया था। जुलूसों में झंडा थामे चलना शासन के लिए अवज्ञा का संकेत था। अगर कोई झंडा लेके चल रहा था तो इसका मतलब है हम हम अंग्रेजों के साथ नहीं, हम उसके अवज्ञा कर रहे हैं। उसके अंग्रेजों को पता चल जाता था। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, काली पट्टी बांधते हैं ना हाथ पे, आप काफी बार देखे होंगे, काफी खिलाड़ी बांधते हैं काली पट्टी। इसका मतलब ये होता है कि हम लोग इनके साथ नहीं, हमें इनके कहना नहीं मानेंगे, हम लोग इनके खिलाफ है ना, लेकिन शांति से। तो ये क्या करते थे, झंडे साथ में लेके चलते थे, ना कुछ कहने की जरूरत, ना कुछ कहते हैं ना पहुंचाने की जरूरत होती थी, अपना आप समझ जाते थे अंग्रेज लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से जो है सारी घटनाएं आगे बढ़ रही थी, इतनी मतलब सारी चीजें हो रही थी यहां पर, हर चीजें इतनी क्लियरली रख रहे थे, क्योंकि देखिए हर स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें हो रही थी। लोगों के मन में सारी भावनाएं थी, है ना, उसको उजागर किया गया कविताएं, फोटो एंड दूसरी चीजों से, कथाओं से मान लो, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके मन में आई। फिर गांधी जी आ गए, और गांधी जी आने में आते ही उनके मन में सारी भावनाएं इकट्ठा करने की कोशिश की गई, सब इकट्ठा हुए, है ना, उनके अलग अलग भावनाओं को उनको एक ही जगह पे केंद्रित किया और स्वराज के रास्ते के ऊपर चले गए। तो ये सारी घटनाएं एक कहते हैं ना कि सीढ़ी उतरने जैसा या सीढ़ी चढ़ने जैसा था, है ना, एक स्टेप के बाद दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, इस तरह से सारी बनी हुई थी। उसके बाद में भारत को आज़ादी मिली थी, लेकिन उसके पहले सवर्ण अवज्ञा आंदोलन, ये सारे आंदोलन हुआ करते थे, ठीक है। अब देखिएगा आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में। हमने अलग अलग जितने भी आंदोलन हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, सारे वीडियोस बना चुके हैं, सारे वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग लास्ट पड़ाव पे आ चुके हैं, भारत छोड़ो आंदोलन। ये भी कह सकते हैं ना कि उस वक्त लोगों में इतना असंतोष था कि गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया और कोशिश की कि अंग्रेजों से यहां से भगा सके। ओके, तो ध्यान रखिएगा, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्रिप्स मिशन की असफलता कब हुआ था? क्रिप्स मिशन याद देखिएगा 1942 में, 1942 में क्रिप्स मिशन हुआ था। उसके बाद में द्वितीय विश्व युद्ध की बात करते हैं, 1939 से चला था और इसका जो कहते हैं ना इफेक्ट बना था 1945 तक, इसके प्रभाव थे। अब इनसे लोग बहुत परेशान हो गए थे और भारत के सारे लोग इतने कहते हैं ना नाखुश थे, जिसकी वजह से एक आक्रोश पैदा हुआ, एक लोगों में एक कहते हैं ना गुस्सा पैदा हो गया था। अब हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध था और क्रिप्स मिशन की बात करें तो काफी कुछ चीजें थी जो भारतीयों को चाहिए थी, है ना, काफी कुछ चीजें थी जो अंग्रेजों से वो चाह रहे थे, वो क्रिप्स मिशन में फेल हो गए, है ना। ये एक बड़ी कह सकते हैं ना कि बड़ी गलती भी कह सकते हैं कि वो हो नहीं पाया। फिर दूसरी बात है कि अंग्रेजों ने लालच देकर काफी भारतीयों को अपने साथ में शामिल किया, युद्ध के लिए लेके जाने लगे, जबरदस्ती भर्तियां की गई ताकि वो युद्ध में काफी लोग सैनिक हो सकें। इसकी वजह से भी लोग बहुत ज्यादा नाखुश थे। अब इसके फलस्वरूप गांधी जी ने एक आंदोलन शुरू किया और जिसमें अंग्रेजों को पूरी तरह से यहां से भगाने के लिए उन्होंने कोशिश की, लाठी चलाना स्टार्ट किया। मतलब ऐसा नहीं कि हिंसा करेंगे, नहीं, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि भारत को पूरी तरह से अंग्रेज छोड़ दें। तो इसलिए उन्होंने क्या किया, भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया। वर्धा है महाराष्ट्र में, याद रखिएगा 14 जुलाई 1942 को अपनी कार्यकारिणी में कांग्रेस कार्य समिति ने ऐतिहासिक भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित कर दिया गया था। याद रखिएगा यहां से पारित हुआ था, जिसमें सत्ता का भारतीयों को तत्काल हस्तांतरण और भारत छोड़ो की मांग की गई। क्या क्या किया गया कि हाथों हाथ हमें क्या दे दी जाए, ये सरकार की बागडोर हमारे हाथों में दे दी जाए और भारत छोड़ के आप लोगों को निकल जाना चाहिए, ये उनकी मांग थी। याद रखिएगा 8 अगस्त 1942 बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। 8 अगस्त 1942 में मुंबई के अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने इस प्रस्ताव का समर्थन किया था और जिसमें पूरे देश में व्यापक पैमाने पर बहुत लंबे चौड़े जगहों पर हर एक अहिंसक जन संघर्ष का आह्वान कर दिया गया। इसी अवसर पर गांधी जी ने एक प्रसिद्ध जो है कहते हैं ना डायलॉग दिया था, डायलॉग तो नहीं कह सकते, एक वाक्य बोला था, वो था करो या मरो। अब करना है या तो मरना है, ठीक है, अभी करेंगे नहीं तो कुछ नहीं होने वाला, तो अभी जो होगा सो होगा। तो इसी वक्त उन्होंने करो या मरो का नारा दिया था और भारत छोड़ो के इस आह्वान ने देश के अधिकतर हिस्सों में राज्य व्यवस्था को ठप कर दिया गया। लोग वहां पे काम करना बंद कर दिया, जहां पे अंग्रेजों का कहते हैं ना वर्क पैलेस था, वहां पर जाके सारी चीजें कह सकते हैं ना रोक दी गई। ये सारी चीजें उन्होंने कर ली गई थी। लोग स्वतः ही आंदोलन में कूद पड़े, लोगों को बोला नहीं किया गया तुम आओ, वो अपने आप आने लगे क्योंकि उनको पता है भारत को छोड़कर जाना पड़ेगा अंग्रेजों को। बहुत दुखी कर दिया हम लोगों को, है ना। तो लोगों ने हड़तालों की और राष्ट्रीय गीतों और नारों के साथ
प्रदर्शन शुरू कर दिया। उनका एक ही मोटिव था, इस बार हिंसा नहीं करेंगे, क्योंकि पिछले जितने भी आंदोलन थे उसमें हिंसा कर करके गांधी जी का मूड खराब कर दिया और उनका मूड खराब होते ही आंदोलन भी खत्म हो गया, है ना। इसी चक्कर में राष्ट्रीय गीतों और नारों के प्रदर्शन किया गया और जुलूस निकाले गए, लेकिन कहां से? अहिंसा से। यह आंदोलन वास्तव में एक जन आंदोलन था। यहां पर हर एक लोग शामिल था, छात्र, मजदूर, किसान, महिलाएं, हर एक इसमें शामिल थे। जैसे हजारों साधारण लोगों ने हिस्सा लिया, इसमें नेताओं की सक्रिय भागीदारी थी, हर एक नेता इसमें जुड़ गया था, क्योंकि अब किसी की सोच अलग अलग नहीं थी। क्योंकि पिछले सारे आंदोलन में सबकी सोच होती थी कि अंग्रेज भी अच्छा कर सकते हैं, हम क्यों अलग से अपनी कहते हैं सरकार बनाए, इस तरह की सोच थी। लेकिन अब भारत छोड़ो आंदोलन में सबकी सोच यही थी कि अब अंग्रेजों को जाना चाहिए। जयप्रकाश नारायण, अरुणा असफ अली, राम मनोहर लोहिया और बहुत सारी महिलाएं इसमें शामिल हो गई थी। इनकी कहते हैं ना, जितने भी बड़े बड़े नेता हैं उनकी भी वाइफ्स जितनी भी थी वो भी इसमें शामिल हो गई थी, और बंगाल से भी इनकी जो है सक्रिय भागीदारी आने लगी थी। अब देखिएगा, बंगाल में कौन थी? मातंगिनी हजारा, असम के कनकलता बारुआ और उड़ीसा में रमा देवी। ये इन औरतों ने वहां से इसका नेतृत्व करना शुरू किया, महिलाओं को इकट्ठा शुरू किया, करना स्टार्ट किया, और अंग्रेजों की जितने भी प्रतीक हैं उनको जलाना शुरू किया, बाहर से विदेशी वस्तुओं को जलाना शुरू किया। ये सारी चीजें उनके द्वारा की गई। अंग्रेजों द्वारा अत्यधिक बल प्रयोग के बावजूद इसे दबाने में एक वर्ष से ज्यादा लग गया था। अंग्रेजों ने कोशिश की थी कि इसको जल्दी से रफा दफा किया जाए, लेकिन उनको भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आखिरकार भारत जो छोड़ो आंदोलन ज्यादा लंबे टाइम तक टिक नहीं पाया। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1947 में फिर भारत को आज़ादी मिल गई थी, और जो ये आंदोलन था ये 1942 में स्टार्ट किया गया था। 8 अगस्त 1942 में इसका सारे प्रस्ताव पारित कर दिए गए। हर एक जनता जो है कहते हैं इस आंदोलन का सक्रिय भागीदारी अपनाने लगी, और जाते जाते 1945 और 44 से 45 के बीच में ये आंदोलन को इसको कुचल दिया गया था। ये आंदोलन वहाँ पे ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन फिर भी इसका असर इतना था कि 1947 में भारत को लगभग जो है अंग्रेजों के द्वारा आज़ादी दे दी गई थी। आपको लोगों को पता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो भारत छोड़ो आंदोलन में ये सारी घटनाएं हुई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हो जाता है चैप्टर एंड। यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी इस चैप्टर से, है ना। राष्ट्रवाद क्या होता है, किस तरह से सारी घटनाएं हुई, लोगों के मन में क्या क्या फीलिंग्स आई थी, कैसे कैसे लोग जो है इस आंदोलन में जुड़े थे, तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल की गई थी। ओके, तो उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ में भी आया होगा। तो हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा है। ठीक है, अगली भी क्लासें ऐसी चलती रहेगी, प्लेलिस्ट में सारे वीडियोस मिल जाएंगे। कोशिश और करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग क्लास करने की, एंड उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद जरूर आएगी। ओके, तो पढ़ते रहना, साथ साथ में जो भी चीज़ें हैं आपको प्रोवाइड करवाई जा रही हैं उसको ध्यान से देखते रहना, है ना। और साथ में लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना चैनल को। ओके, उम्मीद करते हैं आगे भी हम लोग ऐसे ही बहुत अच्छे से पढ़ते रहेंगे। शुक्रिया।